गौतम अडानी एक हीरो है या विलेन? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी खत्म हो जाएगा और क्या ये इंसान भारत को ले डूबेगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर प्राइसेस को जमकर क्रिटिसाइज किया, उनके अकाउंटिंग के 100 फ्लॉज बताए, लेकिन अडानी का बिजनेस जेन्युइन है या नहीं, इस पर हिंडनबर्ग बिल्कुल चुप है। आज वही देखना है कि अडानी के बिजनेस में कितना दम है। ये है अडानी ट्रिलॉजी का पार्ट 2। अडानी का सारा बिजनेस 3 पिलर्स के आधार पर बना है। अगर तीनों पिलर स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया का कोई भी रिपोर्ट अडानी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर एक भी पिलर डगमगाया तो टेंशन। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी क्रिएटर ने टच नहीं किए हैं, जिससे आपको कहानी के दोनों पहलू समझने में हेल्प होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को आपके लिए आसान बनाते हैं, एक दोस्त की तरह समझाते हैं। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो प्लीज हमें फॉलो करना ना भूलिए। यह आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, हाउ बिग इज अडानी? अडानी की नेटवर्थ जब एक ग्राफ पर डाले तो साफ दिखता है कि ये कोई हंसी मजाक नहीं, इसके पीछे कुछ डार्क सीक्रेट्स जरूर हैं। पिछले साल गौतम अडानी भारत के ही नहीं, एशिया के रिचेस्ट इंसान बन गए थे। लेकिन कैसे? अडानी बड़ा है, सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना बड़ा? अडानी के 7 लिस्टेड कंपनीज हैं। अडानी का फंडा सिंपल है कि एक डेवलपिंग देश के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट ऐसे सारे फील्ड्स में इन्वेस्ट करो, अपना डोमिनेंस बढ़ाओ। ये है अडानी का पहला पिलर, इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट। 2025 तक भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक वाला देश होगा, ये अडानी को पता है। आज अडानी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। 7 बड़े एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अडानी देखता है। मस्त बात ये है कि अडानी एयरपोर्ट्स के बिजनेस में सिर्फ 3 साल पहले उतरा था और आज 1/3 एयर ट्रैफिक किसी न किसी अडानी एयरपोर्ट को छूकर गुजरता है। पूरे देश में आने वाला 1/4 यानी 25% कार्गो किसी अडानी पोर्ट के थ्रू जाता है। अडानी भारत का सबसे बड़ा कोल ट्रेडर है और सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर भी। डू यू नो कि इसका मतलब क्या है? जब बात एयरपोर्ट्स की या फिर कार्गो पोर्ट्स की आती है तो अडानी का सबसे बड़ा राइवल कोई टाटा बिरला नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ही है। एंड दैट्स व्हाई सितंबर 2022 में उनकी वेल्थ $141 बिलियन तक पहुंच गई थी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले $124 बिलियन थी। हिंडनबर्ग के बाद ये 50 बिलियन तक नीचे आ गई है। चलिए उनकी जर्नी की टाइमलाइन देखते हैं और उस पॉइंट तक आते हैं जिसके बाद उनके वेल्थ को एक नाइट्रो बूस्ट मिला। 1978 में गौतम अडानी ने अपने टीनेज में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिया और मुंबई चले आए। यहाँ वो डायमंड सॉर्टिंग का काम करते थे। 1981 में वो अहमदाबाद वापस आ गए। उनके भाई ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी और गौतम अडानी उन्हें हेल्प करने लग गए, लेकिन उन्हें ऐसे पीवीसी की जरूरत पड़ती थी जो आईपीसीएल टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाता था। तो गौतम अडानी ने खुद ही 1988 में ऐसे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया और सिर्फ खुद के बिजनेस के लिए नहीं, दूसरों को भी सप्लाई करना स्टार्ट किया। सिर्फ 5 लाख की कैपिटल के साथ ये बिजनेस शुरू हुआ था और अगले 4 सालों में अडानी के इंपोर्ट्स 400 गुना बढ़े। 1994 में अडानी एक्सपोर्ट स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। बिजनेस मस्त चल रहा था, लेकिन लॉसेस भी बढ़ रहे थे क्योंकि सारा इंपोर्ट कांडला या मुंबई पोर्ट के थ्रू हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप था अपना खुद का पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। सिचुएशन भी एकदम आइडियल थी। 91 में जस्ट भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था और धीरे धीरे भारत पोर्ट्स में प्राइवेट पार्टनरशिप्स ढूंढ रहा था। 1995 में अडानी ने यह कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये अडानी की इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी में पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इसी के दौरान उनका गुजरात के पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन बनने लगा। साल 2000 आते आते उनके सारे कंपनीज का टर्नओवर मिलाकर 3000 करोड़ के ऊपर गया था, लेकिन उनके सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 2002 में आती है जब गुजरात में दंगे हुए और सीआईआई ने गुजरात में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। तो अडानी ने गुजरात में 1500 करोड़ इन्वेस्ट किए। एक साइड गुजरात ग्रो होता गया, जिसने भारत को एक नया प्रधानमंत्री दिया और साथ ही साथ अडानी ग्रो हुआ। पावर प्लांट्स, माइंस, एयरपोर्ट्स, सोलर पावर, एडिबल ऑयल्स, मीडिया, अलग अलग फील्ड्स में अडानी ने अपना सिक्का जमाया। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ हुई क्या। चैप्टर 2, अडानी के ग्रोथ का सीक्रेट। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप एक जीन्स लेने के लिए मॉल में गए और 4 घंटे बाद 5 शॉपिंग बैग्स लेकर घर आ गए? अगर हाँ, तो आपको शॉपिंग का चस्का है। वैसे ही अडानी को भी एक चस्का है, कंपनी खरीदने का चस्का।
पिछले 10 सालों में अडानी ने इतनी सारी कंपनियां खरीद ली हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी नए बिजनेस में उतरना है तो उस बिजनेस में एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, ग्रोथ स्लो होती है और धीरे धीरे हम उस बिजनेस में एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन जाते हैं। इसे ऑर्गेनिक मेथड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। उससे अच्छा है कि अगर कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसे खरीद लो। उनके एसेट्स भी आपके, उनका मार्केट शेयर भी आपका और उनका एक्सपर्टीज भी आपका। इसे इनऑर्गेनिक मेथड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ये ग्रो होने का फास्ट तरीका है जो अडानी का फेवरेट है। लेकिन इस तरीके में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसके लिए लगता है पैसा, बहुत सारा पैसा। और ये पैसा आएगा कहाँ से? डेट से। डेट है अडानी का दूसरा पिलर। प्लस अगर आप अडानी के सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, पोर्ट्स, सोलर पावर प्लांट्स, माइंस, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव हैं। यानी पहले बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है और बहुत सारा टाइम बीतने के बाद पैसा आना स्टार्ट होता है। तो ये कैपिटल आएगा कहाँ से? डेट से। कंपनियां खरीदने के लिए लोन लेना वैसे कोई अनकॉमन बात नहीं है। घर का एग्जाम्पल लेते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। वैसे इलॉन बाबू के पास है तो बहुत सारा पैसा, लेकिन वो अपने जेब में हाथ डालकर थोड़ी ना ट्विटर लेने वाला है। उसने लिया कर्जा, $13 बिलियन का कर्जा, और हर साल उसे $1.5 बिलियन एज इंटरेस्ट पे करना है। अब अगर इलॉन बाबू ट्विटर को प्रॉफिटेबल बना पाए तो ठीक, वरना बैंकरप्ट हो जाएंगे। क्योंकि फंडा सिंपल है, डेट लेकर पैसे कमाने वाली चीज यानी एसेट खरीदी तो वो है गुड डेट, और डेट लेकर जो चीज खरीदी वो पैसे नहीं कमा पाई तो लग गए। लास्ट ईयर क्रेडिट साइट्स नाम की एक कंपनी ने अडानी ग्रुप के हाई डेट को फ्लैग ऑफ किया था। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इस बात को जानते थे कि अडानी ग्रुप ने बहुत कर्जा लिया है, क्योंकि बिना कर्जा लिए इतना फास्ट ग्रो होना पॉसिबल नहीं है। अडानी ग्रुप का टोटल डेट 2.2 लाख करोड़ है। ये नंबर सुनने में तो बहुत हाई लगता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के डेट को 1% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी भी कहा है। अब उनके फाइनेंशियल्स में जाते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। इस चार्ट को देखते हैं। सबसे ज्यादा डेट अडानी ग्रीन ने लिया हुआ है, that is 52,000 crores. नंबर 2 पे है अडानी पावर at 48,000 crores एंड नंबर 3 पे है अडानी पोर्ट्स at 45,000 crores. इस टेबल को देखने पर पता चलता है कि 51,000 crores का डेट अडानी ग्रुप इस साल यानी 2022-2023 में ही चुकाने वाला है और बाकी का डेट ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो अडानी ग्रुप ने इंडियन बैंक से अराउंड 80,000 crores बोरो किए हैं। हम देख सकते हैं कि 51,000 crores बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ अडानी डेट इज सिक्योर्ड डेट, मतलब इस लोन के अगेंस्ट उन्होंने अपने एसेट्स या फिर शेयर्स गिरवी रखे हैं। अगर लोन टाइम पर पे नहीं होता तो बैंक्स इन एसेट्स को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जब हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी इज पुलिंग द बिगेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, तो देखा जाए तो अडानी बैंक्स को तो स्कैम नहीं कर रहा है। जो लोन्स और बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड है, हाँ उनके फंड्स एट रिस्क हैं। लेकिन ये बात सिर्फ अडानी ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की एक म्यूचुअल फंड ने 6 स्कीम्स बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने काफी रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए थे। अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स होते ही रिस्की हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अब ये पूरा रामायण समझने के बाद हम आते हैं हिंडनबर्ग पर। सब लोग शोर शराबा हिंडनबर्ग के नाम कर रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को अडानी अच्छे से टैकल नहीं कर पाया है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तो अभी आया, लेकिन जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, जो अडानी जैसी कंपनी स्टडी करने की ही सैलरी लेते हैं, उनको हिंडनबर्ग रिपोर्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको आधी बातें ऑलरेडी पता थी। कैसे? अडानी ने खुद बताई थी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अडानी में रिस्क है ये पता होने के बावजूद बैंकों ने उन्हें पैसा दिया। क्यों? द आंसर इज कनेक्शन। चैप्टर 3, अडानी और सरकार की लव स्टोरी। अडानी का सबसे बड़ा क्लाइंट गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सरकार के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और यूजुअल अंडरस्टैंडिंग यही है कि सरकार से आने वाला पैसा लेट हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं हो सकता। ये बैंक्स को एक अश्योरेंस देता है। हमारे फेवरेट राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये तस्वीरें दिखाई जहां नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ पाए गए। इसके ऊपर मस्त ड्रामा हुआ और इम्पोर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करने का टाइम खत्म हो गया। लेकिन कुछ और इमेजेस है जो आपको देखना जरूरी है, जैसे कि ये इमेजेस जहां अडानी राहुल गांधी के ब्रदर इन लॉ के साथ है, या ये इमेजेस जो वेस्ट बंगाल की सीएम के साथ। थोड़ा सर्च किया जाए तो हर पॉलिटिकल लीडर के साथ, हर बड़े बिजनेसमैन की कोई ना कोई इमेज मिली जाएगी। एक फोटो कुछ प्रूव नहीं करता, लेकिन हाँ, भारत के पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो समझने के लिए आपको कोई फोटो देखने की जरूरत भी नहीं। सोचिए, अगर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए सरकार को पैसे देती है, उनकी पॉलिसी में चेंजेस एक्सपेक्ट करती है, उन्हें फेवर्स देती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनसे फेवर्स एक्सपेक्ट करती है,
तो आप ऐसी सिस्टम को तो करप्ट कहेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये कम्प्लीटली लीगल है और इसका एक मस्त नाम भी है, लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लॉबिंग अलाउ करता है, तो अमेरिका में ये लीगल तो है, लेकिन कितना एथिकल है? इस राइट का इस्तेमाल कंपनियां कैसे करती है? फंडा सिंपल है, इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ती है। कैंडिडेट अच्छा हो या ना हो, अगर कैंपेनिंग अच्छे से नहीं हुई तो इलेक्शन फेल। तो ये लॉबियस्ट कैंडिडेट्स के इलेक्शंस को फंड करते हैं और अपना वाला कैंडिडेट जीत कर आने पर उन्हें अपनी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल लॉज पास करवाती है। OpenSecrets.org एक वेबसाइट है जहां आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज और कौन से ग्रुप्स लॉबिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। इसमें मेटा और Amazon जैसे कंपनीज का नाम भी शामिल है। यानी ये कंपनी सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। रशिया में ओलिगार्क्स हैं, यानी ऐसे रिच बिजनेस परिवार जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं पॉलिटिक्स में भी अपना पावर बनाए हुए हैं। अब अमेरिका में लॉबिंग होता है और वाइडली एक्सेप्टेड भी है। वैसे ही एक सिस्टम भारत में भी। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ दो तरह से अपने कैंपेन्स फंड करती थी, नंबर 1 मेंबरशिप फीस और नंबर 2 प्राइवेट डोनेशंस। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कॉर्पोरेट से डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकती है। ये एक्ट 1951 में बना था। मजे की बात ये है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 GGB के अंडर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए डोनेशंस के लिए टैक्स डिडक्शन भी देता है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने पर आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे लूप होल्स की वजह से ही डीमोनेटाइजेशन के बाद एक भी पॉलिटिशियन रास्ते पर नहीं आया। द पॉइंट बीइंग, भारत में और अमेरिका में भी ऐसे सिस्टेमिक फ्लॉज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स के बीच एक लिंक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अक्सर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कंपनीज के फेवर में काम करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी से कहा था कि हर लेजिस्लेटर अपने करियर की शुरुआत एक झूठ से करता है कि उसने अपने इलेक्शन पर कितना खर्च किया है। ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है और इस मामले में किसी के भी हाथ दूध से धुले नहीं। पिछले 15 सालों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने 14,651 करोड़ रुपए अनोनिमस डोनेशंस के तौर पर उठाए। अडानी पर वापस आते हैं। कहते हैं ना, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस। लेकिन कई बार सरकार को पब्लिक गुड के लिए बिजनेस करना पड़ता है। यहाँ सारा जिम्मा खुद पर लेने के बजाय सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसे PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। सरकार ने 2019 में कुछ एयरपोर्ट्स PPP के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को ऑपरेट करने देने का टेंडर निकाला। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने बिड सबमिट किए और 6 एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी को मिले। समझने जैसी बात यह है कि इस समय उन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस में और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाले GMR ग्रुप को भी पीछे छोड़कर ये बिड्स जीते। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस समय सरकार को एक सलाह दी थी कि एयरपोर्ट ऑपरेट और डेवलप करना एक कैपिटल इंटेंसिव काम है। बेसिकली पैसा लगता है बॉस, तो एक प्लेयर को 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मत दीजिए। नीति आयोग ने भी इसे सपोर्ट किया था। लेकिन अडानी के बिड्स थे ही इतने अग्रेसिव कि सरकार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए और अगले 50 सालों के लिए ये एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने दे दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्यों? जवाब उनके बिड्स में साफ दिखता है। होता ये है कि जिस भी बिडर को ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनली मिलेगा उसे एक पर पैसेंजर फी AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देनी होगी। यानी अगर एक पैसेंजर आपके एयरपोर्ट से पास हुआ तो X रुपए AAI को देने। अब ये चार्ट देखिए, अडानी के बिड्स में और बाकी के बिड्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अडानी इतनी अच्छी बिड्स कैसे दे सकता है? पिलर नंबर 2 यानी डेट की वजह से। कनेक्शंस है अडानी का तीसरा पिलर। चैप्टर 4 कंक्लूजन। अक्सर जब कोई भी अडानी के बारे में ओपिनियन बनाता है तो वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अडानी की कहानी को समझने की कोशिश करता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पहला पिलर यानी अडानी और भारत की ग्रोथ का कनेक्शन देखता है और मन ही मन चाहते हैं कि अडानी सक्सेसफुल हो क्योंकि वो भारत को उभरता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो राइजिंग डेट को देखते हैं और सोचते हैं कि जैसे इस देश में अब तक स्कैम्स होते आए हैं वैसे ही आगे भी होंगे। लेकिन ये तीनों पिलर्स मजबूत होना जरूरी है। एक भी पिलर खोखला है तो अडानी की इमारत गिरेगी। सी इट डजंट मैटर कि आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है। अगर अडानी या फिर कोई बड़ी कंपनी फेल होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे भारत पर होता है। तब आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो या राइट विंग को। वी कैन नॉट होप फॉर अ स्कैम, एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर द साइंस ऑफ अ स्कैम। तो हम क्या करें? आंखें बंद करके अडानी को सपोर्ट करें? एब्सोल्युटली नॉट। इस वीडियो के थ्रू हम आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप सही सवाल पूछें, आपकी आंखें खुली रखें और देखिए कि आपके आसपास अडानी के कौन से प्रोजेक्ट शुरू हैं। क्या वो प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म हो रहे हैं?
अगर प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो फिर वो डेट चुका पाएगा और अल्टीमेटली भारत का फायदा ही होगा। अकाउंटेबिलिटी इज द वर्ड। अक्सर हमारे लीडर्स मुद्दों को छोड़ के, इकोनॉमिक्स को छोड़ के राउंड एंड राउंड आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं जिसका कोई कंक्लूजन निकलने ही नहीं वाला, और ऐसा करते करते सही सवाल इग्नोर हो जाते हैं और नीरव मोदी, विजय माल्या, आर राजू जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, एक फाइनेंशियल बबल बनाते हैं और ये बबल बर्स्ट होने पर देश का नुकसान कर बैठते हैं। हमारे देश के लॉज में जो सिस्टेमिक फ्लॉज है, लूप होल्स है, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। इस ट्रिलॉजी के आखिरी वीडियो में इन्हीं लूप होल्स और उनके सॉल्यूशंस पर बात होगी, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, और अगर वो देश एक डेमोक्रेसी है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अमेरिकन डेमोक्रेसी परफेक्ट है? घंटा। लेकिन अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिले 245 साल हो चुके हैं। दैट मीन्स वहां की डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए हमसे 3 गुना ज्यादा समय मिला है। अगर वहां लॉबिस्ट हैं तो उन्हें काउंटर करने वाले एक्टिविस्ट भी हैं जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर काम करते हैं। ऐसे सिस्टम्स भारत में भी होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी बिजनेस कौन सी पार्टी को फंड कर रही है। हमें भी मैच्योर होना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास 200 साल नहीं है, सिर्फ 5-6 साल है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सपोर्ट कीजिए। एक बात तो तय है, जब गौतम अडानी की कहानी लिखी जाएगी तब उसके 2 ही टाइटल्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1 कॉमन मैन से दुनिया का रिचेस्ट मैन, या ऑप्शन 2 भारत का सबसे बड़ा स्कैम। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।